डीकेटी यूपीएससी सीएससी। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Good morning, everyone. My name is Harshit Mehar. This year, I am very fortunate to secure a rank of 5th in Indian Forest Service 2021. This was my second attempt in the Forest Service examination, and in Civil Services, I have given 4 attempts, in which in 4th attempt, I have secured a rank of 376 this year. In this particular video of DKT, I would like to share my strategy and broad overview about what Indian Forest Service is all about and how to go about it. पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं किसी भी सब्जेक्ट में, और मैं जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जो मैंने बनाई है ओवर टाइम। फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैंने कोई भी अलग से कोचिंग नहीं करी है स्पेसिफिकली, और जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं वो हिट एंड ट्रायल से सीखी हैं, तो कुछ भी परफेक्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर जो भी आप सीख सकें इस वीडियो में, जो आपको सही लगे वो आप कोशिश करिएगा अडॉप्ट करने की। तो पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम है क्या। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम एक, जैसे आप जानते होंगे कि एक ऑल इंडिया सर्विस है। 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती है हर साल। करीब हर साल 90 से 110 वैकेंसीज इस एग्ज़ाम की आती हैं, और इनका जो मेन मैंडेट होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, वो रहता है रिगार्डिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट इश्यूज, considering tribal development initiatives. Apart from that, conducting plantation works, wildlife conservation, protecting forest from fires, and also इसके अलावा फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स जो हैं वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो होते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में कंडक्ट करने होते हैं, वेदर इट कुड बी रोड मेकिंग और वेदर इट कुड बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर के दायरे में आता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्पस इस एग्ज़ाम के लिए जाने का ये था कि मेरे जो फादर हैं डी के मेहर, वो छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में अभी एज एसडीओ पोस्टेड हैं रायपुर में, और उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली इस एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट करने के लिए। बचपन से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, तो मैं मोटिवेटेड था कहीं ना कहीं फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए, और मैंने एक लाइकलीहुड डेवलप कर ली थी जो भी हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं या जो स्मॉल टाउन्स होते हैं या जो रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, उन एरियाज़ के लिए। तो इसलिए मैं इस एग्ज़ाम के लिए मैं अपीयर हुआ। अगर मैं आपको बात करूँ एक जनरल स्ट्रैटेजी की, मैं आपको बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि हम जानते हैं 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स जो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, वो होता है कॉमन सिविल सर्विस प्रीलिम्स के साथ। बस जो कट ऑफ होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम की, वो करीब 10 से 12 या 15 मार्क्स ज़्यादा होती है। अगर मैं इस ईयर की बात करूँ तो सिविल सर्विस का जो कट ऑफ आया है प्रीलिम्स का, वो आया है अराउंड 87 मार्क्स। और अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स कट ऑफ की, तो वो आया है 99.6, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि करीब 13 मार्क्स ज़्यादा है, और ऐसा ही हर साल करीब होता है ट्रेंड। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना सबसे बड़ा हर्डल मुझे लगता है। इसकी मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी भी ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि पहले के 2 अटेम्प्ट से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। बट प्रीलिम्स जो है ये सबसे बड़ा हर्डल है। अगर आपको फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम देना है, तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बहुत कम बच्चे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस बार की बात करूं तो अराउंड 1800 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू गिव फॉरेस्ट सर्विस मेंस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम हो जाता है कंपटीशन। अगर मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करूं जिसमें जो मेंस लिखते हैं
उनकी संख्या करीब 10 से 12,000 होती है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में ही हट जाता है फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में। तो प्रीलिम्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। उसके बाद आता है मेंस, जो कि अराउंड 1400 मार्क्स का होता है, जो रिटर्न होता है हमारा, जिसमें कि एक जीके का पेपर होता है 300 मार्क्स का, एक इंग्लिश का पेपर होता है 300 मार्क्स का, और दो ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ईच दो दो पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 400 नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से 1400 मार्क्स का मेंस होता है। इसके बाद लास्ट स्टेज जो इंटरव्यू होता है वो 300 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से 1700 नंबर की मेरिट लिस्ट बनती है फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेपरेटली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या मैंने फॉलो किया। पहले मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में मैं जनरल आपको बताऊं तो मैंने अब तक 5 प्रीलिम्स दिए हैं, और उसमें से जो पहले के 2 प्रीलिम्स थे उसमें मेरा सिविल सर्विस का ही कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, और पहले 2 प्रीलिम्स में मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था। उस वक्त मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी हुआ करता था, और ऐसा कुछ हुआ कि मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ज्योग्राफी मेरे लिए सही ऑप्शनल नहीं है, तो और मैं फॉरेस्ट सर्विस भी अटेम्प्ट करना चाहता था। तो मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया और मैं जियोलॉजी, जो कि ऑप्शनल है, वो मैंने लिया। इसकी स्टोरी भी मैं आपको एक सेपरेट डीकेटी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो प्रीलिम्स का जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था वो मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए अप्लाई किया। उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स सिविल सर्विस का तो क्लियर हो गया, बट फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स की कट ऑफ नहीं क्लियर हुई। तो उस अटेम्प्ट में मैं सिविल सर्विस के इंटरव्यू तक पहुंचा, पर फाइनल लिस्ट में मेरी मार्क्स नहीं आ पाया। मैं 16 मार्क्स से कट ऑफ मेरी मिस हो गई थी। फोर्थ अटेम्प्ट में, जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस दोनों क्लियर किया, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त था, और 2 हफ्ते के वक्त में मैंने प्रीलिम्स का प्रिपेयर किया था, और सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों का प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर किया। तो पहले तो मैं आपको अपनी प्रीलिम्स की थोड़ी सी ब्रीफ स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा जो मुझे लगता है मैंने सीखी, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पहले के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स को समझा ही नहीं था। प्रीलिम्स को समझने का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि प्रीलिम्स में यूपीएससी किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछता है और क्यों पूछता है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जनरली बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं, जो कि अच्छी बात है। मैंने भी कोचिंग ज्वाइन करी, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था। करीब 1 साल मैंने कोचिंग करी, बट कई बार हम कोचिंग्स में जाके ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देना आए हैं, और उसके लिए हमें यूपीएससी को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन किसी कोचिंग के माइंडसेट को समझने की। हम किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं 30-35, और हमें लगता है कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि यूपीएससी का माइंडसेट अभी भी हम नहीं समझे हैं। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और बहुत बड़े मार्जिन से क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब स्ट्रैटेजी गलत है, मुझे चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कोशिश करी चीज़ों को समझने की। मैंने यूपीएससी के पेपर्स देखे और सॉल्व किए, काफ़ी मॉक टेस्ट सॉल्व किए, लेकिन उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ, और उस वजह से मैं क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैं करीब 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया, और उस ईयर सेकेंड ईयर मेरा जो कट ऑफ है, मैं 8 मार्क्स से मैंने मिस कर दी प्रीलिम्स की कट ऑफ। मेरा मार्क्स 90 थे और प्रीलिम्स की कट ऑफ 98 थी। तो मैं आपको ये सबसे पहले सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करना है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एटलीस्ट 85 टू 90 क्वेश्चंस तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। और अगर बेस्ट सिनारियो ये होगा कि आप 90 अराउंड 95 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं कई लोग को और मेंटर्स को जानता हूँ जो हर बार 95 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और वो फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ क्लियर करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि यूपीएससी का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं प्रीलिम्स के, आप एटलीस्ट 10 साल के पेपर्स उठाइए और उनको आप पूरा पेपर स्टडी करिए। स्टडी करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस देखा और आपको लगा कि इसका आंसर तो मुझे पता है, बट आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। आपको ये देखना है कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता, वो क्वेश्चंस का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उनको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है।
यूपीएससी प्रीलिम्स जो है बहुत कुछ कैलकुलेटिव गेसिंग का खेल है मेरे हिसाब से। और कैलकुलेटिव गेसिंग हम तभी डेवलप कर पाते हैं जब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, उसके ऑप्शन पैटर्न को समझ पाते हैं, उसके वर्डिंग्स को समझ पाते हैं, उसकी एडिटिंग को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे वो यूपीएससी मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं हमें और कहाँ वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ऑप्शन फॉर्मेशन और उनको कैसे क्रैक करना है, ये जो एक मेरे हिसाब से जो स्किल है वो आपको यूपीएससी के पेपर से आ सकती है। आप 10 साल के पेपर्स उठाइए और उनको हर हर पेपर को मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 बार आप उनको सॉल्व करिए। और आप देखिए कि जो नॉलेज से बन रहे हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि पॉलिटी, ना एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। ये एक नॉलेज बेस के क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा जो बाकी के 60% या 55-60% क्वेश्चंस होंगे, उनमें कहीं न कहीं कैलकुलेटिव गेसिंग लगेगी और वो हर साल होगा। तो उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा ध्यान देकर उन पे फोकस करिए कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने अडॉप्ट करी थी और स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के लिए अंशुमन रजहान सर हैं, उनके डीकेटी के वीडियोज़ और उनके यूट्यूब चैनल भी हैं। वो 2018 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम में उन्होंने 11th रैंक हासिल करी थी, तो उनके वीडियोज़ से मुझे हेल्प हुई और उनको मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किया। उनके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैंने मनीष कुमार सर हैं, AIR 53, जो कि आईएएस हैं झारखंड कैडर के, उनके भी मैंने प्रीलिम्स के कुछ वीडियोस देखे और एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की। इसके कारण मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में मुझे सफलता मिली है। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा प्रीलिम्स के लिए एक छोटी-सी चीज़ कि प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स का रोल जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एक तरह से कि आप उसको प्रिडिक्ट कर उतना नहीं कर सकते। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आपको पता है 30-40% क्वेश्चंस उसमें से आने ही आने हैं और वो स्टैंडर्ड बुक से कवर हो जाते हैं। तो उनको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप उनको अटेम्प्ट कर लें और अच्छे से रिवाइज़ कर लें, ताकि एटलीस्ट इन 30-40% क्वेश्चंस में आपका हिट रेट जो है या सक्सेस रेट जो है वो मोर देन 95% हो। और बाकी के 60% जो है वो आप कैलकुलेटिव गेसिंग से करिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उतने मेरे लिए तो उतने हेल्पफुल नहीं होते थे, क्योंकि वो बहुत रैंडम मुझे लगता था। तो मैं प्रीलिम्स के लिए तो करंट अफेयर्स फोकस्ड स्टडी उतनी नहीं करता था, मैं मेंस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करता था और उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनती थी उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो अगर आपको लगे तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। बात करूँ अगर मैं मेंस की, तो फॉरेस्ट सर्विस मेंस में ये मेरा पहला फॉरेस्ट सर्विस मेंस था। और इसमें मुझे बिल्कुल भी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और मुझे थोड़ा-सा आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है। और मेरा ऑप्शनल एक जियोलॉजी मैंने बताया जो मैंने लिया, जो मेरा कॉमन था सिविल सर्विस में भी, तो उसमें मेरा प्रिपेयर्ड था कहीं न कहीं। बट फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट है सेकंड ऑप्शनल, वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ। और उस वक़्त कोविड की फर्स्ट वेव भी आई हुई थी, तो उस टाइम ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं थी और मैंने एक बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है जगदलपुर जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी, वहाँ रहकर मैंने तैयारी करी, स्टार्ट करी फॉरेस्ट्री पढ़ने की। तो सबसे पहले तो जो मैंने गाइडेंस खोजी वो मेरे फादर के थ्रू ही खोजी। मैंने अपने फादर को से पूछा कि कैसे पढ़ना चाहिए और उन्होंने मुझे कुछ जो छत्तीसगढ़ में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट कराया और मैंने उनसे सीखने की कोशिश करी कि कैसे फॉरेस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे, डीकेटी के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे। तो मैंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाया, जैसे कि प्रभाकर प्रियदर्शी सर हैं, आरुषि मिश्रा मैम है, AIR 2 2017 फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की। तो एक मैंने ब्रॉड स्ट्रेटजी बनाई बुक लिस्ट की सबसे पहले। तो मुझे समझ में आया कि मणिकंदन एंड प्रभु एक बुक है जो हर कोई पढ़ता है, तो मैंने उसको सबसे पहले खरीदा और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हालांकि वो बुक कहीं ना कहीं कॉपी पेस्टेड है बहुत सारी बुक से, बट वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस फॉरेस्ट्री का आपके लिए कवर कर देती है। तो मुझे लगा कि ये हेल्पफुल है, तो सबसे पहले तो मैंने फॉरेस्ट्री का जो नोट्स हैं अपने बनाने स्टार्ट कर दिए मणिकंदन एंड प्रभु बुक से। और उसके बाद मैंने कुछ कुछ बुक्स अपनी स्टडी करी, जैसे कि टॉपिक वाइज मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, बट लार्जली मैंने इस बुक को फॉलो किया। और मैंने फॉरेस्ट्री में ज़्यादा कोशिश करी कि मैं चीज़ों को रिलेट कर सकूँ अपने इन्वायरमेंट से। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, आप कहीं रहते होंगे वहाँ गार्डन होगा,
आप कहीं रहते होंगे, वहाँ का क्लाइमेट कुछ होगा, सॉइल कुछ होगा, तो इन सब चीज़ों से मैंने रिलेट करके कोशिश करी कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप कर सकूं, और इन सब चीज़ों का मैंने कोशिश करी फॉरेस्ट्री के पेपर में यूज़ करने की। तो मुझे लगता है ये हेल्पफुल रहा होगा। जीके की स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो जीके में 300 मार्क्स का ही पेपर होता है, और क्योंकि मैं सिविल सर्विस भी दे रहा था तो उसके लिए मैंने सेपरेटली कुछ स्टडी नहीं किया। जब फॉरेस्ट सर्विस का मैं मेंस दे रहा था तो डेफिनेटली मैंने पुराने पास्ट ईयर पेपर्स उठाए और मैंने एक ट्रेंड देखा। लार्जली मैंने देखा कि जो थोड़ा सा डिफरेंस है जीके के पेपर में और जीएस 1, 2, 3, 4 जो सिविल सर्विस में होता है उसकी तुलना में, कि कुछ पोर्शन जैसे कि एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, इन सब के क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आते हैं वो जीके में ज़्यादा आते हैं फॉरेस्ट सर्विस में। इसके अलावा जो इकोनॉमी के जो स्टैटिक कुछ क्वेश्चंस हैं वो मुझे जीके में पेपर में देखे, जैसे कि रिसेशन का क्वेश्चन हो गया या कोई जीडीपी का क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी के जो स्टैटिक पोर्शंस हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक पोर्शन से जीके में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे जो कि रैंडम भी होते थे और करंट अफेयर्स के भी मुझे दिखे। तो उसके लिए मैंने कोशिश करी थोड़े से नोट्स बनाने की करंट अफेयर से, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक का जो पोर्शन आया जीके में इस साल, वो मैंने लार्जली प्रिपेयर नहीं किया था, वो मुझे खुद प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही करना पड़ा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो जीएस में है आपकी सिविल सर्विस में, वो आप जीके में भी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं अपनी मम्मी से काफ़ी टिप्स लेता रहता हूँ और वो मुझे हमेशा कहती है कि किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो इस कारण से मैंने इंग्लिश को, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट था इंग्लिश पेपर में, बट मैंने उसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया और मुझे ये पता था कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इसलिए मैंने इसकी सेपरेटली इसके लिए नोट्स बनाए, जिसमें मैंने जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको मैंने देखा और उसके अकॉर्डिंग लेटर, जैसे आपको पता है इसमें लेटर राइटिंग आता है, इसमें ऐसे आपको लिखना होता है, इसमें आपको प्रेसी लिखना होता है, इसमें ग्रामर के पोर्शंस आते हैं। तो इनके मैंने क्वेश्चंस जो है इनके सॉल्व करने लगा और एक कॉपी बना ली जिसमें मैंने इनके आंसर्स लिखे और एक स्ट्रक्चर्स बना लिए, जैसे कि प्रेसी का स्ट्रक्चर या फिर लेटर का स्ट्रक्चर। ये सब मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया, कौन से टाइप के अलग अलग टाइप के लेटर्स आते हैं वो सब प्रिपेयर कर लिए। ऐसे इसको देखा, ऐसे के लिए सेपरेटली मैंने प्रिपेयर नहीं किया, जो सिविल सर्विस में पढ़ते हैं मैंने उसी को यहाँ पे अप्लाई किया और इस वजह से मैंने इंग्लिश को थोड़ा प्रैक्टिस की। मैंने थोड़ा नीटनेस पे ध्यान दिया क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, उतना आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा लिखने का। तो मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का पेपर बनाया और शायद ये फ्रूटफुल रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो ये मेरा फॉरेस्ट सर्विस का ये मेरा पहला इंटरव्यू था और इसमें मैं बात करूँ तो अगर सिविल सर्विस के इंटरव्यू से मैं कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल लाइंस में होता है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट के फील्ड से या फॉरेस्ट के फील्ड से आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, UNFCCC, जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड एजेंसीज हैं या फिर हैपनिंग्स हो रही है, फॉरेस्ट एक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, इन सब इश्यूज को टच किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल लाइंस में हो सकते हैं, तो इसलिए इन सब को मैंने प्रिपेयर किया। इंटरव्यू के लिए मैंने जो महेश भागवत सर हैं IPS, उनसे मैंने गाइडेंस ली, डैफ डिस्कशंस करे। श्रेयस श्रीवास्तव सर हैं जो कि IFS हैं, लास्ट ईयर उनकी अच्छी रैंक आई थी, ही वॉज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन द इंटरव्यू। तो उनसे भी मैंने डैफ डिस्कशन किया, उनके भी मैं कांटेक्ट में था। और इसके अलावा हमारे प्रभाकर प्रियदर्शी सर हैं जो कि उनकी मतलब ही इज़ 2017 एग्ज़ाम में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उन्होंने 31st रैंक से क्लियर किया था, तो उनसे भी मैंने गाइडेंस लिया। ऐसा करके मैंने एक माइंडसेट अपना बना लिया और मैं कॉन्फिडेंट था अपने स्टैंड पे और इस हिसाब से मैंने इंटरव्यू दिया और शायद इंटरव्यू अच्छा गया होगा। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students
have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. मैं एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो मुझे फील होती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं कि नहीं, ये फिजिबल है कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कई लोगों को देखा है जो दोनों एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और वो अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। जैसे कि सिविल सर्विस में उन्होंने कुछ और ले लिया ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट, और दूसरे कोई 2 सब्जेक्ट वो फॉरेस्ट सर्विस में ले लेते हैं, और इस हिसाब से उनको 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए जिससे कि आप वो जो कॉमन हो, क्योंकि अगर आप दोनों एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप अपनी मेहनत को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर देंगे अगर आप 3 सब्जेक्ट ले लेंगे तो। तो ये चीज़ मैंने ध्यान रखी और मैंने इसलिए जियोलॉजी ऑप्ट किया। एक कॉमन सब्जेक्ट होने के कारण मुझे इसका फ़ायदा हुआ कि सिविल सर्विस का जब मैंने प्रिपेयर किया और फॉरेस्ट सर्विस के लिए मुझे उसे अलग से पढ़ना नहीं पड़ा, मेरे सारे नोट्स प्रिपेयर्ड थे। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि आपको दोनों एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। बहुत कम टाइम फ्रेम में आप दोनों के मेंस दे सकते हैं और एक साथ आपके हो सकता है सिविल सर्विस में कोई रैंक आए जो कि उतनी अच्छी ना हो, और फॉरेस्ट सर्विस भी आपको देने का मौका मिले और आपकी अच्छी रैंक आ जाए, जैसा कि मेरा हुआ इसके साथ। तो इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए रादर देन अ बर्डन। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी एक ऑल इंडिया सर्विस है, इसमें बहुत सारे पर्क्स भी हैं, सोशल रिकॉग्निशन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है काम करने की। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है। इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने फॉलो करी है। अक्सर लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए आपको सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, जो मुझे लगता है। मैंने करीब 5 साल मुझे हो गए इस प्रिपरेशन जर्नी में, और इन 5 सालों में मैंने फेसबुक और ट्विटर तो कभी भी चालू नहीं किया, बट मैं इन 5 सालों में व्हाट्सएप और टेलीग्राम बराबर यूज़ करता था। क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में हम मटेरियल शेयर कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कांटेक्ट में रह सकते हैं, मेंटर्स के कांटेक्ट में रह सकते हैं, एक पीयर ग्रुप बना के एक दूसरे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट, स्टडी इन्वायरमेंट, वर्चुअल स्टडी इन्वायरमेंट बनता है सोशल मीडिया में। तो आप सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है करंट अफेयर्स फॉलो करने के लिए। तो हर चीज़ में सोशल मीडिया का यूज़ हो सकता है। प्लीज़ इसको प्रोडक्टिवली फॉलो करिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस जर्नी में, क्योंकि जो 3rd अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट मैंने दिया है सिविल सर्विस में, और फॉरेस्ट सर्विस का भी जो मैंने अटेम्प्ट दिया, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा है। मैं तो इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट के बाद मैं सिविल सर्विस ही नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है और सिविल सर्विस का नहीं हो रहा तो फॉरेस्ट सर्विस का कैसा होगा। बट उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप जाओ, जो रिसोर्सेज चाहिए हम आपको देंगे, जो आपको टाइम चाहिए वो हम आपको तुमको देंगे, और कोई भी प्रेशर नहीं था कि तुम इस टाइम तक, इस एज तक ये सब सेटल होना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि मैं परसू कर पाया अपना करियर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अलग रहते हैं, कहीं दिल्ली में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप शेयर करिए अपने पेरेंट्स से। उनके पक्का उनके अच्छे और पॉजिटिव सॉल्यूशंस आपको उनसे ज़रूर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ब्यूरोक्रेट ही हो या आईएएस या आईपीएस या आईएफएस ही हो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेरी मदर नॉर्मल, शी इज़ अ हाउसवाइफ, मेरे पापा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में है। लेकिन कई बार मेरे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो मेरी मदर से ही मुझे आया है। तो मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए और पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहिए, ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें।